Hello everyone, this is Vishal and welcome to my YouTube channel Exploring Civil Services. So guys, today is day 10 of our 70 days daily answer writing program. Today's topic is hydrological cycle, air masses, frontogenesis, temperate cyclone and tropical cyclone. But we will take only two questions which are important and which has already come in the UPSC previous year. So this question belongs from climatology unit. So our first question is explain the role of evaporation in the hydrological cycle. So keywords here are hydrological cycle, role of evaporation and explain. Mainly primary keyword is hydrological cycle and we have to explain it. So how we will start? First we will tell what is the evaporation in short in the introduction part. Then we will write the body part, what are the processes in hydrological cycle and what is the role of evaporation, how evaporation works, and then we will draw the diagram, and after that we will conclude the answer. And then we will see the second question, which is related to frontogenesis and frontolysis. So let's start for the first question. In introduction part we can write evaporation is the process from which water चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर. मतलब वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म से गैस या वेपर फॉर्म में चेंज होता है, वही प्रोसेस इवापोरेशन कहलाता है. ये बहुत ही प्राइमरी पाथवे होता है पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, जिससे कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से फिर से वाटर लिक्विड स्टेट बैक इनटू वाटर साइकिल, मतलब इवोपरेट होता है फिर उसके बाद वापस से लिक्विड स्टेट में वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर. अब बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं? बॉडी में हम लिखेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिगिन कैसे होता है, वो इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशन, मतलब ओशियन या वाटर बॉडीज़ में जो वाटर होता है वो उसका इवोपरेशन होता है. और ये साइकिल जो पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, स्नो मेल्ट, रन ऑफ टू स्ट्रीम्स, स्ट्रीम फ्लो, स्टोरेज, इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, स्प्रिंग, इन सारे प्रोसेसेस से कंप्लीट होता है. अब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब अगर वाटर इवोपरेट हो रहा है तो उसको भी तो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होगा. तो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो मेनली सोलर रेडिएशन होता है. जो वाटर सरफेस ऑफ अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है, तो देर आर सम मॉलिक्यूल्स इन वाटर मास हैव अटेंड सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी. मतलब जो भी वाटर मॉलिक्यूल जाता है उसके पास पर्टिकुलर जब वो काइनेटिक एनर्जी अटेंड कर लेता है तब वो वाटर सरफेस से इजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में जाने के लिए. अब इसके मेन फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं इवोपरेशन को? तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड का स्पीड है, सोलर रेडिएशन है. इन सब का टेम्परेचर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कम है, ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड की स्पीड स्लो है, फास्ट है, सोलर रेडिएशन कैसा है, मतलब इंक्लाइन पड़ रहा है, वर्टिकल पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा है, तो कैसा है सोलर रेडिएशन और उसकी इंटेंसिटी कैसी है. ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवोपरेशन को. अब डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इवोपरेशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. हालांकि ये बहुत ज़रूरी होता है, डिज़ायरेबल है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इसको लोकेट कर पाएंगे. द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर पेपर, जो भी वाटर वेपर का प्रिंसिपल सोर्स होता है वो ओशियन होता है, लेकिन इवोपरेशन जो है वो सॉयल, स्नो, आइस, इन सब से भी होता है. अब जब ये स्नो और आइस से होता है जहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड का वेपर में, तो हम इसको सब्लिमेशन कहते हैं. और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन भी साथ साथ होता रहता है जब इवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रो माइन्यूट पोर्स और स्टोमेटा इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स. मतलब जो भी प्लांट के लीव्स होते हैं उसके स्टोमेटा से जो पोर्स से जो वाटर का प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. For practical purpose, we see that transpiration and evaporation from all water, soil, snow, ice or vegetation and other surfaces are lumped together and called evapotranspiration. इस पूरे को हम मिला के हम evapotranspiration या total evaporation कहते हैं. अब जो हाईएस्ट एनुअल इवापोरेशन है वो सब ट्रॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में होता है, क्योंकि वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो करंट का इन्फ्लुएंस होता है.
और इन ट्रेड विंड जोन ऑफ सदर्न ओशन यहाँ भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है इन सब का। तो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में ज़्यादा हमें एनुअल इवेपोरेशन देखने को मिलता है। अब लैंड एरिया जो है वो मैक्सिमम ऑकर्स होता है इक्वेटोरियल जोन में। जाहिर सी बात है, इक्वेटोरियल जोन में लैंड एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाई इंसुलेशन और लग्जरियंट होता है, तो वहाँ पे वाटर कम होता है, इसलिए वहाँ से कम इवेपोरेशन होता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, नीचे वेजिटेशन है, तो इससे फिर आइस है, तो आइस से फिर सब्लिमेशन हो रहा है, वाटर बॉडी से इवेपोरेशन हो रहा है, वेजिटेशन से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब ये वाटर वेपर जाता है, फिर कंडेंस होता है, तो वापस से फिर क्लाउड, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, इन सब फॉर्म में फिर प्रेसिपिटेट होता है, तो स्नोफॉल, रेन, ब्लिजार्ड, हेल स्टॉर्म, स्लीट, इन सब फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। इसका प्रेसिपिटेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बारिश ही होगी, प्रेसिपिटेशन मतलब कि स्नोफॉल, रेन, ब्लिजार्ड, हेलस्टॉर्म, ये सब भी प्रेसिपिटेशन में ही आते हैं। अब इन सब का सरफेस रन ऑफ होता है, फिर ये वापस से अर्थ में चले जाते हैं या फिर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। कंक्लूज़न में हम क्या लिख सकते हैं कि वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है, लेकिन ये ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड, इन सब के बीच सर्कुलेट भी होता है। अब ये वाटर सर्कुलेशन जो पूरा अर्थ एटमॉस्फेयर का, इसी से मेंटेन होता है। किससे मेंटेन होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, जहाँ पे इवोपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यही लिखना था। आप चाहें तो और डायग्राम बना सकते हैं और कंटेंट लिख सकते हैं, बट बेसिकली आपको टाइम लिमिट के अंदर आंसर कंप्लीट करने, पेपर कंप्लीट करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, इसलिए हम टू द पॉइंट आंसर्स लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस। तो इसके ये बेसिकली फ्रंट से रिलेटेड दो फेनोमेना हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम पहले बता देंगे कि फ्रंट क्या होता है। फ्रंट जो होता है ये स्लोपिंग बाउंड्री सरफेस होता है, जो कि कन्वर्जेंस ऑफ टू ड्रास्टिकली डिफरेंट एयर मासेस, जब दो डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं उनके कन्वर्जेंस से मिलता है। ये बहुत वाइड जोन्स होते हैं और ये ट्रोपोपॉज में जाके एटलीस्ट 9 to 12 किलोमीटर की हाइट अटेंड करते हैं, तो इसको हम फ्रंट कहते हैं। ये दो सिचुएशन फॉर्म करते हैं, फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस। फ्रंटोजेनेसिस में क्या होता है कि फ्रंट का फॉर्मेशन होता है या रीजनरेशन ऑफ ओल्ड फ्रंट होता है, और फ्रंटोलिसिस में इसका उल्टा होता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है फ्रंट। तो इसको चलिए डिटेल में देखते हैं। अब फ्रंटोजेनेसिस जो होता है वो कन्वर्जिंग एयर्स के द्वारा ही होता है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि नियर सब पोलर या लो प्रेशर बेल्ट, और ये जो है दे ऑकर इन मिड, ये मेनली मिड लैटिट्यूड रीजन में हमें मिलते हैं, जहाँ पे बहुत स्टीप प्रेशर और टेम्परेचर होता है। और इसको होने के लिए, फ्रंटोजेनेसिस होने के लिए, दो डिफरेंट, ड्रास्टिकली डिफरेंट, मतलब उनका बिल्कुल टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होगा उस एयर मासेस का। जैसे कि ट्रॉपिकल एयर मास ले लें और पोलर एयर मास ले लें, ये दोनों मिलकर फ्रंटोजेनेसिस कर सकते हैं। अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो होता है, इसके वजह से ये फोर्सफुली एक दूसरे के आसपास आते हैं, और प्रिवेलिंग विंड जो है वो पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए इनको लाने के लिए। फिर ये कौन सी सिचुएशन, ये तीन सिचुएशन फॉर्म कर सकते हैं। पहला, विंड फ्लो इज क्रॉस आइसोथर्मल एंड फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एयर टू वार्म एयर, मतलब विंड फ्लो क्रॉस थर्मल हो और कोल्ड एयर से वार्म एयर में जाए। फिर दूसरा, विंड फ्लो क्रॉस थर्मल हो लेकिन रिजल्ट उसका जो हो तो कंसंट्रेशन ऑफ आइसोथर्म्स में हो, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाए। थर्ड प्रोसेस हम लिख सकते हैं कि जब फ्लो है वो परपेंडिकुलर टू ना हो, लेकिन क्रॉस आइसोथर्मल फ्लो होना चाहिए, जहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस की इंटेंसिटी ज़्यादा हो। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फ्रंटोजेनेसिस एंटी क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। फिर ये जो फ्रंटोजेनेसिस है ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी जन्म देते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रंटोलिसिस में क्या होता है। तो फ्रंटोलिसिस में मेनली द डेसिसिपेशन ऑफ ए फ्रंट या डिस्ट्रॉय ऑफ ए फ्रंट होता है, जबकि एक एयर मास, जब दो एयर मासेस में लड़ाई होती है तो एक जीत जाता है उसमें से, तो फ्रंटोलिसिस का फेनोमेना होता है।
ये कैसे होता है? दिस इज कॉज्ड बाय डाइवर्जेंट एयर। फ्रंटोजेनेसिस जो है वो कन्वर्जेंट एयर से होता है, फ्रंटोलिसिस जो होता है वो डाइवर्जेंट एयर से होता है। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फ्रंट पासिंग थ्रू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। फ्रंटोजेनेसिस जो होता है वो वार्म एयर मास जो है वो कम्प्लीटली अपलिफ्ट हो जाता है कोल्ड एयर मास से, तभी फ्रंटोलिसिस का फेनोमेना होता है। और ये सेकंड ये तब भी होता है जब इसको एकम्पनाई करने के लिए सेकंड रीज़न हम ये दे सकते हैं कि जब टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस जो होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, और जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। एक दूसरे को मतलब दोनों एयर मासेस को अलग कर देते हैं। अब फ्रंट जो है वो मेनली 4 टाइप के होते हैं: कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी और ऑक्लूडेड फ्रंट। इसमें एक्सप्लेन करने को नहीं कहा गया, इसलिए बस हम नाम लिख के छोड़ देंगे। और 3 फ्रंटल जोन्स होते हैं अर्थ पे: आर्कटिक फ्रंटल जोन, पोलर फ्रंटल जोन और इंटर ट्रॉपिकल फ्रंटल जोन। अब इसका हम एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। कोल्ड फ्रंट है, ऐसे वार्म एयर जा रही है, नीचे से कोल्ड एयर आ रही है, तो इधर वार्म फ्रंट है। अब कोल्ड हम इसको फ्रंटोलिसिस और फ्रंटोजेनेसिस को एक छोटे से डायग्राम से बता सकते हैं कि जैसे कोल्ड फ्रंटो इसका एग्जांपल हम कोल्ड फ्रंटोजेनेसिस ले सकते हैं। यहाँ पे अगर चारों ट्रायंगल बना रहे हैं तो वो फ्रंटोजेनेसिस है, लेकिन अगर गैप आ जा रहा है इन दोनों में कंजिक्यूटिवली तो ये लिटिल ग्रेव्स आ जा रहे हैं, तो वो फ्रंटोलिसिस का फिनोमेना, क्योंकि वो जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ने लगते हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट में। इस ये एक और हम बना सकते हैं फ्रंटोजेनेसिस की कंडीशन में जो वो हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है, लेकिन फ्रंटोलिसिस में वर्टिकली वो सेपरेट करते रहे हैं। फिर कंक्लूजन में हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ये फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस का फेनोमेना जो है वो ड्रास्टिक वेदर चेंजेस लाता है, साइक्लोनिक मोशन लाता है इन मिड लैटिट्यूड रीजन्स, और पोलर रीजन्स या आर्कटिक फ्रंटल रीजन्स में भी हम लिख सकते हैं, इनमें भी ये चेंजेस लाता है, और साइक्लोनिक और वेदर चेंजेस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही लिखना था। चाहे तो और डायग्राम बना सकते हैं, जैसा टाइम की अगर रिक्वायर्ड टाइम अगर बचा हो तो आप बना सकते हैं। फिर इसमें एक टॉपिक जो अभी हमने स्किप किया, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमें अभी तुरंत नहीं लिख सकते। अभी हमें प्रीलिम्स के ऊपर भी ध्यान देना है साथ साथ में। अगर हम ऑप्शनल कितना भी अपना स्ट्रॉन्ग कर लें और प्रीलिम्स ना हो तो फिर बेकार है, पूरा 1 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए अभी हम 2-2 क्वेश्चन ही डेली लिखेंगे। जो क्वेश्चंस बच रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको हम फिर लिखेंगे भी बाद में, प्रीलिम्स होने के बाद भी हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।